वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। मेरा नाम है इसरा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिक्री के एग्जीक्यूशन और ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के जो भी प्रोविजंस है, कहाँ पे दिया गया है, क्या है इसका प्रोसीजरल सब्सटैंटिव एस्पेक्ट लॉ में, वो सारी ही चीजें कवर करने वाले हैं। तो अगर हम लोग लिटरल मीनिंग समझना चाहें, जनरली अगर हम लोग समझना चाहें एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब कोई भी प्लान उसको अगर हम एक्शन में लाना चाहें, कोई भी प्लान उसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहें, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। उसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है? पुलिस अथॉरिटी करवाता है, एग्जीक्यूटिव करवाता है। उसी तरह से अगर किसी मैटर में, किसी सिविल सूट में जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है, डिक्री पास हो गई है, किसी सब्सटैंटिव नेचर का ऑर्डर पास हुआ है, तो उसको निष्पादन भी तो कराना है, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना है। क्या जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद, क्या डिक्री के प्रिपेयर हो जाने के बाद सिविल प्रोसीडिंग जो है वो एंड हो जाती है? क्या ऐसा होता है? नहीं, इसका एग्जीक्यूशन भी करवाना होता है उसको, उस पार्टी को जिसने इससे बेनिफिट उठाया है। उस डिक्री जो उसके फेवर में आई है उसका फ्रूट भी तो मिले डिक्री होल्डर को। तो यही होता है बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। इसका सब्सटैंटिव प्रोविजंस जो हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे सीपीसी के। इस पार्ट में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एग्जीक्यूशन के टॉपिक से आई एश्योर यू कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूटने वाला है इस लेक्चर के बाद। और अगर रिक्वायर्ड होगा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो हम लोग अगले लेक्चर में लेके आने वाले हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एज फार एज द एग्जीक्यूशन इज कंसर्न्ड। डेली टारगेट क्या होने वाला है हमारा? देखिए, हम लोग एग्जीक्यूशन का मीनिंग, प्रोविजंस, इसका ऑर्डर प्लस इसके सेक्शंस जो हैं वो सब देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है, क्या क्या क्वेश्चंस डिटरमाइन कर सकती है और क्या क्या क्वेश्चंस डिटरमाइन नहीं कर सकती है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की क्या पावर होती है, अलॉन्ग विद दैट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। कई बार इससे क्वेश्चन आता है मेंस में, क्या होता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये टॉपिक जो एग्जीक्यूशन का है ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझिए कि एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो कई बार क्या होता है मेंस में भी उन सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जीक्यूशन क्योंकि सेक्शंस में भी है, मतलब उसके सब्सटैंटिव प्रोविजंस भी हैं और उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑर्डर 21 में डील किया गया है, तो ये काफी लेंदी है। इसमें 106 रूल्स हैं ऑर्डर 21 में। इट इज द लेंदीएस्ट ऑर्डर इन द सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब इससे बड़ा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो उसी सेंस में इसको करना है। लेकिन एक बात ध्यान ये रखिएगा कि हर एक रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर हैंडफुल ऑफ रूल्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो टारगेट क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना, ना कि रिसर्च करना। जब एग्जीक्यूशन पे रिसर्च करिएगा, पीएचडी करिएगा, तब आप करिएगा, तब आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजें कवर करने वाले हैं। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन करेंगे, साथ ही साथ प्रिसेप्ट एंड गार्निशी ऑर्डर, ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू कवर द एमसीक्यूज अलोंग विद मेंस क्वेश्चंस। मेंस क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के फॉर्म से हम लोग समझने वाले हैं कि यार एग्जीक्यूशन होता क्या है। तो मान के चलिए कोई मनी रिलेटेड मैटर है और ए ने बी को मान के चलिए 50 लाख रुपए दिए, ठीक है, 50 लाख रुपीज दिए इसने। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि यार एक बार, दो बार, तीन बार कहने के बाद भी बी ने उसका पैसा वापस नहीं किया। बी हैज नॉट रिटर्न द मनी बैक टू ए आफ्टर वार्निंग्स, कॉलिंग, एवरीथिंग। उसने नहीं दिया, कॉल्स करके पूछा, जाके मांगा, पैसा नहीं मिला। अब ये क्या करता है कि पास कोई भी एक्शन नहीं बचता है, तो वो लीगल एक्शन लेना चाहता है। तो वो जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाके वो सूट इंस्टीट्यूट करता है, अपना प्लेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट करवा लेता है। अब कोर्ट सारी चीजों को एग्जामिन करते हैं, जो भी स्टेजेस, जो भी एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे, वो सारी चीजों को एग्जामिन करता है कोर्ट। और उसके बाद इस फैसले, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ए के फेवर में जो है वो जजमेंट पास कर देता है।
जजमेंट पास कर देता है और फिर डिक्री जो है वो प्रिपेयर कर दी जाती है विद इन 15 डेज। अब डिक्री ए के फेवर में आ जाती है तो ए क्या बन जाता है, डिक्री होल्डर बन जाता है, और बी क्या बन जाता है, वो जजमेंट डेटर बन जाता है। तो ये डिक्री जो पास मतलब प्रिपेयर हुई है, डिक्री जो ए के फेवर में आ गई है, तो क्या यहीं पे सिविल सूट जो है वो एंड हो रहा है? क्या प्रेपरेशन और प्लेन से लेकर के क्या डिक्री के निष्पादन, डिक्री के प्रिपेयर होने तक, निष्पादन तो बाद में होगा, डिक्री के प्रिपेयर होने तक ही सिविल सूट चलता है? सिविल सूट जो है वो डिक्री के प्रिपेयर होने के बाद भी कंटिन्यूड रहता है। किस लिए रहता है? मान के चलिए डिक्री ए के फेवर में आ गई, अब ए के फेवर में डिक्री आने के बाद 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, जजमेंट डेटर जो है बी तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, बी ने अभी भी पैसे नहीं वापस करे। अब क्या होगा? डिक्री आने के बाद भी क्योंकि बी ने पैसे वापस नहीं करे तो ए कोर्ट में जाके अप्लाई करेगा। अगेन ही विल अप्लाई फॉर व्हाट? एप्लीकेशन लेके जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। कोर्ट को ये बताएगा कि भाई आपने जो डिग्री पास करी थी उस डिग्री में अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है और अब आप प्लीज इसको एग्जीक्यूट करवाइए। तो यहाँ पे एक और स्टेज आती है, वो होती है एग्जीक्यूशन की स्टेज। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजों को समझना है कि अब जो है वो स्टेज आने वाली है, एग्जीक्यूशन वो स्टेज है एक सिविल सूट में, एक सिविल प्रोसीडिंग में, जहां पे जो डिक्री कोर्ट ने पास करी होती है उसको वो एग्जीक्यूट कराता है। जो कोर्ट बताता है कि पैसा लिया गया है और अब बी को पैसा देना है, मतलब ये पूरा जजमेंट था, ये पूरा निष्कर्ष था कोर्ट का। अब वो क्योंकि बी ने नहीं उसको ओब्लाइज किया है, उसने फुलफिल नहीं किया है जो डिग्री पास करी गई है बाय द कोर्ट, नाउ यू हैव टू फाइल फॉर एन एग्जीक्यूशन। तो यही एग्जाम्पल है आपके एग्जीक्यूशन का। अब अगर हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की, तो एग्जीक्यूशन की एज पर लॉ, मतलब लॉ में कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। जनरली अगर हम लोग देखें तो इसको एनफोर्समेंट कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं डिग्री का। क्या कह सकते हैं कि यार ये इन्फोर्समेंट है डिग्री का और इम्प्लीमेंटेशन है, जो डिग्री पास करी गई है कोर्ट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। मतलब अब जो डिग्री के जो फ्रूट्स हैं डिग्री के, वो डिग्री होल्डर को मिलने चाहिए। इसका पर्पस यही होता है कि डिग्री होल्डर शुड गेट द फ्रूट्स ऑफ द डिग्री। ठीक है, talking about the substantive provisions given under section 36 to 74 part 2 of the civil procedure code। और अगर हम लोग प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करें तो ऑर्डर 21 जिसमें 106 रूल्स हैं, 106 रूल्स हैं, वो कवर करते हैं इसके प्रोसीजरल प्रोविजंस को। ये कोलैटरल प्रोविजन है। कहने का मतलब क्या है? डिग्री पास होने के बाद जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है, ये कोई नए सूट की नई प्रोसीडिंग, कोर्ट की नई पावर नहीं होती है, ये कोलैटरल पावर होती है जो साथ ही साथ चलती है। तो यहाँ पे लिमिटेशन लगाई जाती है इन रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ डिग्री। अगर हम लोग डिग्री से एग्जीक्यूशन की को कंपेयर करें, प्रेपरेशन ऑफ डिग्री कंपेयर टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो इसको हम लोग एक कोलैटरल प्रोविजन कहेंगे जिसपे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। अगर हम लोग डिले की बात करें, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इसकी बात करें तो इस पे राहुल शाह वर्सेस जितेंद्र कुमार गांधी का केस है 2021 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस, डायरेक्शंस दिए कि डिले नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, जितना जल्दी हो सके एग्जीक्यूशन में एक्ट अपॉन करना चाहिए कोर्ट को। तो ये आपका रीसेंट केस लॉ में आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम लोग बात करें अगर सेक्शंस की, तो पार्ट 2 जो पार्ट 2 है सीपीसी में, वो डील करता है विद द सब्सटैंटिव प्रोविजंस। तो इसमें सेक्शंस 36, 37 जो है वो जनरल सेक्शंस डील करते हैं, जिसमें सेक्शन 36 ये बताता है कि जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है वो डिग्री एज वेल एज ऑर्डर्स पे सेम तरह से अप्लाई करने वाली है। कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट करेंगे उनके बारे में बताया गया है अंडर सेक्शन 38 to 46, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एंड नॉट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। कौन से क्वेश्चंस हैं जो कोर्ट डिटरमाइन करेगा जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी? यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग एग्जीक्यूशन की ही बात कर रहे हैं। 47 इससे डील करता है स्पेसिफिकली। लिमिट ऑफ टाइम ये अब रिपील कर दिया गया है सेक्शन 48। ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन सेक्शन 2 में कौन से सब क्लॉज में डिफाइंड है, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन क्या प्रोसीजर होता है 51 से लेकर के 54
में दिया गया है सेक्शंस। अरेस्ट एंड डिटेंशन आपको मिलने वाला है सेक्शन 55 टू 59। अटैचमेंट 60 से लेकर के 64 में दिया गया है। अटैचमेंट मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में जब अटैचमेंट को ऑर्डर करा जाता है तो क्या प्रोविजंस है, 60 टू 64 में मिलेंगे। साथ ही साथ सेल के प्रोविजंस आपको मिलेंगे, सेल इन एग्जीक्यूशन 65 टू 67, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स 73 और रेजिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन 74। तो ये आपका एक ओवरव्यू है ऑफ द सेक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि अगर हम लोग ऑर्डर 21 की बात करें तो ये सारे ही रूल्स हैं। इसमें बहुत ही आप समझेंगे कि चुनिंदा ऐसे रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर आपको ऑर्डर को एक ओवरव्यू लेना है तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 106 तक की मैंने सारे ही रूल्स को बाइफरकेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि एप्लीकेशन है, जो एग्जीक्यूशन का जो एप्लीकेशन होता है वो कौन ला सकता है और किसके अगेंस्ट लाया जाता है। सो हु मे अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन, सबसे पहले कौन होगा? अगर आप प्रूडेंट मैन की तरह सोचे तो ऑब्वियसली डिक्री होल्डर होगा, जिसके फेवर में डिक्री पास करी गई है और वो एग्जीक्यूशन के लिए आया है, तो वही अप्लाई करेगा। उसके अलोंग विथ हिम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्री होल्डर, अगर जो डिक्री होल्डर है उसकी डेथ हो गई है। अलोंग विथ दैट ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री होल्डर, जो ट्रांसफरी है डिक्री होल्डर का, अगर उसने डिक्री ट्रांसफर करी है, डिक्री होल्डर का जो ट्रांसफरी होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं होती है, यानी कि जो पार्टी सूट में है ही नहीं उसकी कोई राइट नहीं होती है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सके। किसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे? अगेंस्ट टू जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो जजमेंट डेटर का, उसके अगेंस्ट आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं, इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन ला सकते हैं। अब देखिए, जो फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया गया है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूशन का लाया जाएगा वो फॉर्म नंबर 6 अपेंडिक्स ई ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, क्या है फॉर्म नंबर 6 अपेंडिक्स? मतलब कई बार तो नहीं, कुछ बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा फॉर्म है, तो इसका फॉर्म, लेकिन जो इंडिजेंट पर्सन का जो मेमोरेंडम लाने का होता है वो कई बार पूछा गया। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 6 है अपेंडिक्स ई फर्स्ट शेड्यूल का, ये कहाँ दिया गया? ये हमें दिया गया अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 21। ठीक है, रूल 11 की बात करें तो ये फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने की, ये राइटिंग में होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए, साथ ही साथ ये वेरीफाइड होना चाहिए बाय द पार्टीज एंड द प्लीडर्स। उसके बाद नेसेसरी पर्टिकुलर्स की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें सूट नंबर होगा, डेट ऑफ डिक्री होगी, क्या पार्टीज है, कौन कौन पार्टीज है उनका नाम होगा, डिक्री का अमाउंट क्या था, ये सारी चीजें आपके एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में होने वाली हैं। रूल 17 इसके बारे में बात करता है। अब कोर्ट क्या इंश्योर करेगा? कोर्ट यहाँ पे ये इंश्योर करेगा कि जो एप्लीकेशन है उसमें सारी ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, फ्रॉम रूल 11 टू रूल 14 सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और अगर डिफेक्टिव है तो कोर्ट टाइम देगा, और अगर इसको रेमेडी नहीं किया विद इन द गिवन टाइम बाय द कोर्ट, फिर उसके बाद कोर्ट ऐसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा। अगर हम लोग बात करें रूल्स 105 और 106 की, ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड करे गए हैं, और ये बेसिकली बात करते हैं हियरिंग की, हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, हियरिंग ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, और उनके अगर मान के चलो 105 में दिया गया है कि हियर किया जाएगा। अब हियरिंग के टाइम पे देखिए, हियरिंग के टाइम पे मान के चलिए एप्लीकेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे एप्लीकेंट प्रेजेंट नहीं है जिसने अप्लाई किया है फॉर एग्जीक्यूशन, देन द कोर्ट मे डिसमिस द सूट, एंड द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट प्रेजेंट, अगेन द कोर्ट हियर ऑल्सो कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हम लोग ने कौन से ऑर्डर में कवर करी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगा, और ऐसी अगर सिचुएशन अराइज होती है तो रूल 106 की रेमेडी के बारे में बताता है। रेमेडी ये देता है कि अगर एप्लीकेंट प्रेजेंट नहीं था और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है सूट, तो वो एक रिस्टोरेशन एप्लीकेशन ही कैन ब्रिंग इन द कोर्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑपोजिट पार्टी, अगर वो प्रेजेंट नहीं था और कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर गया है, तो वो एक सूट का रिकॉल एप्लीकेशन ला सकता है इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया रूल 105 एंड 106। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में रिकॉल एप्लीकेशन, रिस्टोरेशन एप्लीकेशन व्हेन द कोर्ट हैज डिसमिस्ड और प्रोसीडेड एक्स पार्टी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अगर हम लोग नोटिस की बात करें, यहाँ पे देखिए
नोटिस जनरली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में लॉ में नहीं दिया गया है कि आप नोटिस प्रोवाइड करिए, लेकिन कहीं पे ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन दिया है 2 साल गुजर जाने के बाद, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए उसने 2 साल के बाद अप्लाई किया है, या फिर जो एप्लीकेशन है एग्जीक्यूशन का वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट किया जा रहा है जब डेथ हो गई है डिक्री होल्डर की, या फिर इट इज मेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन, ठीक है, मेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही केस में अगर किया भी जा रहा है बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन और अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, तो ऐसे केस में आप नोटिस प्रोवाइड करोगे टू द ऑपोजिट पार्टी, या फिर कोई अगर मनी से रिलेटेड कोई सूट है तो वहां पे आप उसको नोटिस प्रोवाइड करोगे कि हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं इसको, या अगर यूके या किसी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का कोई मैटर है तो वहां पे भी नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा इसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में लाने से पहले, एग्जीक्यूट करवाने से पहले। क्लियर हो गई बात? नाउ अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि भाई डिक्री जो है, डिक्री कब तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्या टाइम पीरियड है, क्या लाइफ टाइम होगा, क्या लाइफ टाइम आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो? जी नहीं, लाइफ टाइम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हो। जो टाइम पीरियड दिया गया इट इज 12 इयर्स, विद इन द लिमिट ऑफ 12 इयर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन, यू कैन नॉट सिट, मतलब कोर्ट विल नॉट सिट एंड हियर योर एप्लीकेशन आफ्टर 12 इयर्स ऑल्सो। तो एक लिमिट फिक्स किया गया है, अगर ये लिमिट ना हो तो जो आप सोचोगे कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से हरास हो सकती है, द डिले एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। रेस जुडिकाटा अगर हम लोग बात करें क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होगा, जी हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, और स्पेसिफिकली इट इज डेल्ट अंडर एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11, ठीक है। इसको हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है ऑलरेडी, रेस जुडिकाटा वाले लेक्चर में आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोर्ट्स की, तो हम लोग 2 कोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी हुई है, और दूसरा हम लोग कवर करेंगे द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ठीक है। तो द कोर्ट विच पास द डिक्री, अगर आपको लिटरल मतलब समझना है इसका, तो हम लोग जाएंगे सेक्शन 37 के अंदर। सेक्शन 37 प्रोवाइड करता है कि भाई वो कौन सी कोर्ट कही जाएगी जिसने डिग्री पास करी, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री। क्लियरली ये बताता है कि विच इज द कोर्ट विच पास द डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिटरल फॉर्म में समझे तो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट जो होती है, फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी कोर्ट जहां पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, सूट वाज इंस्टीट्यूटेड और इसने डिग्री पास करी गई, इसके द्वारा डिग्री पास करी गई थी, तो ये कोर्ट क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट हो जाएगी। तो लिटरल मतलब अगर हम लोग समझे, अगर हम लोग को जनरली पूछा जाए कि यार डिग्री कौन पास करता है, तो डिग्री वही कोर्ट पास करती है जो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट होती है। अब अगर हम लोग सेक्शन में आते हैं तो देखिए, पहली तो बात हो गई फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट हो गई। दूसरी बात, whether decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, कहने की बात क्या है, यहां से डिग्री पास हुई थी लेकिन इसके अगेंस्ट हो गई, मान के चलिए अपील, इसके अगेंस्ट अपील हो गई, तो ये बन गया बी कोर्ट, ये हो गया ए कोर्ट। तो अब जो अपील में मैटर चला गया है, तो उस केस में तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यहां पे भी क्या माना जाएगा, कौन सी, विच इज द कोर्ट विच पास द डिग्री, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो ऐसे मैटर्स में यही माना जाएगा कि भाई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही है जिसने डिग्री पास करी है। देन where the court of first instance has ceased to exist or have jurisdiction to execute it, अब देखिए ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे ये जो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट हम लोग ने देखा अभी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। If the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for execution of the decree would have jurisdiction to try the suit. अब ऐसे केस में कौन सा कोर्ट माना जाएगा जिसने डिग्री पास करी है? ऐसा कोई भी कोर्ट, अगर फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसा कोई भी कोर्ट माना जाएगा जिसने डिग्री पास करी है, जो उस टाइम पे, यानी कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया था आपने, जिस भी कोर्ट के पास उस टाइम पे जुरिस्डिक्शन था और अब उसके पास एग्जीक्यूशन का जुरिस्डिक्शन है, वो माना जाएगा द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। समझ में आया आपको? अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, मान के चलो कि आपने सूट इंस्टीट्यूट किया ए कोर्ट में, ठीक है, ए कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया और ये है बी कोर्ट,
ठीक है, कोई बी कोर्ट है उस टाइम पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने 2000 में, मान के चलो 2001 में आपने सूट अपना इंस्टीट्यूट किया। उसके बाद क्या हुआ, 2001 में आपने इंस्टीट्यूट किया, उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कराया मान के चलो 2002 में। डिग्री ए कोर्ट ने पास कर दी 2001 में, आपने उसको एग्जीक्यूट कराया 2002 में। अब इस कोर्ट के पास ना तो जुरिस्डिक्शन है और ना ही ये अब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बी कोर्ट उस टाइम पे था जब आपने एप्लीकेशन लेके आए एग्जीक्यूशन का, अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। और जब आप के अगेंस्ट, जब आपके फेवर में डिग्री पास करी गई थी, जब ये सूट इंस्टीट्यूट करवाया गया था, उस टाइम पे भी ये बी कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा था और इसके पास जुरिस्डिक्शन था, दोनों ही चीजें थी। तो फिर आप इसके थ्रू ये जो है ये बन जाएगा द कोर्ट विच पास द डिग्री। आई होप ये पॉइंट जो है ये आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 37, अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये डील करता है बेसिकली, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डज नॉट सीज टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिग्री। ये कह रहा है जो फर्स्ट इंस्टेंस, जो बी क्लॉज हम लोगों ने देखा, हम लोग सिर्फ इसीलिए नहीं मानेंगे, मेरली ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेर इन द डिग्री वॉज पास्ड or after the passing of decree any area has been transferred from the jurisdiction of that court to the jurisdiction of any other court। सिर्फ इस वजह से कि उस कोर्ट का जो एरिया था वो किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अब आने लगा है, सिर्फ इस पॉइंट पे हम लोग नहीं मानेंगे कि वो पर्टिकुलर कोर्ट के पास अब जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है। मान के चलो ये एरिया है, ये मान के चलो कोई एरिया है। अब क्या हुआ, सूट इंस्टीट्यूट किया गया ए कोर्ट में, ठीक है, डिग्री पास कर दी गई है। अब क्या हुआ, बी कोर्ट भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि अब ये एरिया डिवाइड कर दिया गया है। अभी तक ए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, अभी तक ए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था पूरे ही एरिया के मैटर्स देखने का, लेकिन क्योंकि अब पर्टिकुलरली डिवीजन कर दिया गया है तो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे लाई कर रही थी मान के चलिए, तो एक ए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था उस टाइम पे, ए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, भले ही बी कोर्ट भी जुरिस्डिक्शन उस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहा था, उसके पास भी जुरिस्डिक्शन था, लेकिन क्योंकि अब जो है अब ये स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया गया है और एरिया जो है बी के अंडर आ गया है, तो सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं मानेंगे कि ए के पास अब जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है और द ए कोर्ट इज सीजिंग टू एग्जिस्ट और इट इज नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन। सिर्फ इस पॉइंट पे हम लोग ये बात नहीं मानेंगे कि एरिया जो है वो अब बी के पास चला गया है, ठीक है। बट इन एवरी सच केस, अगर कोई ऐसा केस अराइज हो रहा है जहां पे प्रॉपर्टी डिग्री पास करी गई है किसी एक कोर्ट के द्वारा और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आफ्टर डिविजन, but in every such case such other court shall also have jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application of the execution of the decree it would have jurisdiction to try the suit, as simple as that। अगर एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन लाने के टाइम पे इसके पास जुरिस्डिक्शन था बी कोर्ट के पास, तो उसके पास जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कवर कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने कवर कर लिया है कोर्ट विच पास द डिग्री। इसमें मेन से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ये मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, आपको सिर्फ यही क्लॉजेस और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो ये पॉइंट हो गया है क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, अब हम लोग अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात करें तो वो कोर्ट जिसने डिग्री पास करी, कोर्ट विच पास द डिग्री, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है। और कोई भी ऐसा कोर्ट जिसमें डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, पहला कोर्ट विच पास द डिग्री हो गया, दूसरा द ट्रांसफरी कोर्ट। तो सेक्शन 38 बेसिकली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात करता है, डिग्री को कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है, कौन सा कोर्ट होगा जो डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा। सबसे पहला कोर्ट जो डिग्री पास किया है वो कोर्ट जिसने डिग्री पास करी गई, एंड सेकेंड द कोर्ट to which the decree has been transferred for execution, the transferee court। So there are two courts which will be executing the decree, first the court which has passed the decree and second the transferee court। अब इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाली, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग सेक्शन 39 कवर करने वाले हैं। सेक्शन 39 स्पेसिफिकली डील करता है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ डिग्री। अभी हम लोग ने देखा ना, दो प्रकार के कोर्ट हम लोगों ने देखे, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी कोर्ट है ये दिया गया अंडर सेक्शन 39, ठीक है। कोर्ट विच पास द डिग्री हम लोगों ने कवर कर लिया अंडर सेक्शन 37।
अब देखिए सेक्शन 39 बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज या फिर सुओ मोटो, यहाँ पे पार्टीज के एप्लीकेशन पे या तो पार्टीज के एप्लीकेशन पे या फिर कोर्ट सुओ मोटो ये पावर को एक्सरसाइज कर सकता है ऑफ ट्रांसफरिंग द डिक्री। क्या वो ग्राउंड्स हैं? सबसे पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं करना चाहिए है उस पर्टिकुलर कोर्ट का जहां पे आप डिग्री को ट्रांसफर कर रहे हो। ये मेन एजेंडा रहना चाहिए आपका। ये जो कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है ना, इन सारे ही जो हम लोग चारों पॉइंट्स देखने वाले, इसके अलावा सबसे पहले ये ध्यान में रखे कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं करना चाहिए, और सबसे पहली बात पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो सुओ मोटो या पार्टीज के एप्लीकेशन पे कोर्ट इसको एक्सरसाइज करेगा, दूसरी बात पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखेगा कोर्ट। सबसे पहले जजमेंट डेटर रिसाइड्स, सबसे पहला पॉइंट क्या है? जजमेंट डेटर रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सच कोर्ट। कहने के बाद क्या है? डिक्री कहां पे एग्जीक्यूट होगी? ऐसी कहीं पे, ऐसी जगह पे एग्जीक्यूट होगी जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, उसका रेसिडेंस है, ही इज पर्सनली वर्किंग फॉर गेन, या फिर वो लोकल लिमिट्स ऑफ सच कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। तो ये तीनों ही बातें याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर वो पर्टिकुलर कोर्ट जहां पे डिक्री पास करी गई है, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं निकल के आ रही है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, the sufficient property is not within the local limits of the jurisdiction of the court which passed the decree, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डिक्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरी बात देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैटर में अगर उसके सेल या डिलीवरी का मैटर है और अगर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट, तो भी वो ट्रांसफर कर देगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, कोर्ट कंसिडर्स एनी सफिशिएंट रीजन, कोई भी ऐसा रीजन जो कोर्ट को लग रहा है इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर करने का डिक्री को, तो वो ट्रांसफर कर दें। तो चार बातें, एक तो रेसिडेंस, वर्क्स फॉर गेन या बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सम अदर कोर्ट। दूसरी बात, प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसके पास, देन द कोर्ट में ट्रांसफर द डिक्री टू द कोर्ट वेयर द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, सफिशिएंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। लेकिन ऐसी भी प्रॉपर्टी ज्यादा आप ज्यादा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ज्यादा प्रॉपर्टी मत ले लो, जितना लिमिट है उतनी ही प्रॉपर्टी आपको लेनी है एज पर द डिक्री। उसके बाद अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या डिलीवरी का मैटर है और वो किसी और के जुरिस्डिक्शन में आ रही है तब, और फोर्थ पॉइंट, कोई ऐसा रीजन जो कोर्ट को नेसेसरी लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ट्रांसफर कर दी जाएगी डिक्री टू फॉर एग्जीक्यूशन टू सम अदर कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको बेयर रीडिंग करनी है, बहुत ज्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रावधान कौन से सेक्शन में दिया गया है। जैसे कि सेक्शन 40 जो है वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री इन अनदर स्टेट। कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि यूपी में डिक्री पास करी गई है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वहां पे सिचुएट हो रही है, अभी हम लोगों ने वो मैटर्स देखी, कब ट्रांसफर आप करोगे, ठीक है, तो अनदर स्टेट आप भेजोगे, इसका पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। उसी तरह से सेक्शन 41 जो बात करता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। कहने के बाद क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए मान के चलो ट्रांसफर करा गया है अगर डिक्री को किसी और कोर्ट में, तो वो जो कोर्ट है वो जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसको सर्टिफाई करेगी कि क्या मैटर रहा, किस तरह से एग्जीक्यूशन कर पाए, एग्जीक्यूशन हो पाया या नहीं हो पाया, वो सारी चीजें सर्टिफाई करी जाएंगी। द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग सर्टिफाई किया जाएगा और वो बेसिकली उसका नोटिस दिया जाएगा टू द अदर कोर्ट विच हैज ट्रांसफर्ड द डिक्री। सेक्शन 42 बेसिकली पावर्स के बारे में बात करता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की क्या पावर होती है, तो मोर और लेस जो पावर होती है वो सेम होती है। सेक्शन 42 की आप एक बार बेयर रीडिंग कर सकते हैं और उसमें आपको मिलेगा कि क्या क्या पावर्स होती हैं जो एक ट्रांसफरी कोर्ट के द्वारा उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। ये अगर हो सकेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डील करेंगे। सेक्शन 43 जो है वो डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय द कोर्ट्स टू व्हिच सीपीसी डज नॉट अप्लाई। इसको समझिएगा, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें जम्मू एंड कश्मीर का,
अब वहां पे सीपीसी अप्लाई कर रही है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, लेकिन उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो सीपीसी वहां पे अप्लाई नहीं कर रही थी। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट में कोई डिग्री मतलब पास करी गई उसके कोर्ट के द्वारा, अब उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा पा रहा है, कोई भी रीजन हो, अब उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा रहा है और वहां पे सीपीसी अप्लाई भी नहीं कर रही है, तो वो किसी भी ऐसे कोर्ट्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है जहां पे सीपीसी अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये जो कोर्ट जिसके द्वारा डिग्री पास करी गई है वो इंडिया में ही सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में सिचुएटेड है लेकिन वो सीपीसी अप्लाई नहीं कर रही है उस पर, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है। तो ऐसे केसेस में कोई भी ऐसा कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा पाएगा जहां पे सीपीसी अप्लाई कर रही है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में वो एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। सेक्शन 44 यहाँ पे बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज बाय द रेवेन्यू कोर्ट्स टू विच सीपीसी डज नॉट अप्लाई। तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर गजेट नोटिफिकेशन होता है और नोटिफाई किया जाता है कि ऐसी डिक्रीज जो है, ऐसा एग्जीक्यूशन पूरे ही स्टेट में करवाया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजेट के नोटिफिकेशन के द्वारा ये पूरे ही स्टेट में एग्जीक्यूट करवाई जा सकेगी ऐसी डिक्रीज। सेक्शन 44A इट पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज क्या होती हैं? सीपीसी की अगर हम लोग बात करें तो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम्स, फीजी, आपका सिंगापुर, मलाया, ये सारी कंट्रीज क्या है, और भी कंट्रीज हैं जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मैटर है और अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जा रहा है और ये डिग्री इस रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की सुपीरियर कोर्ट के द्वारा पास करी गई है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाएगा और वो सेम ही प्रोसीजर होगा जैसे कि इंडिया के कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, सेक्शन 45 जो है वो आउटसाइड इंडिया की एग्जीक्यूशन की बात करता है। एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा? द कोर्ट्स व्हिच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? तो 45 आउटसाइड इंडिया की बात करता है। ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है हमारे सीपीसी में। क्या वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करेगा? सबसे पहला ये आप देख लीजिए, सेक्शन क्या है? सेक्शन 47 particularly talks about the questions to be determined by the executing court। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डिटरमाइन करेगा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस, सैटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो तीन वर्ड्स आपने देखे हैं ना, इन तीनों को ही आपको याद रखना है। तो वो कोर्ट जो क्वेश्चंस डिटरमाइन करेगा वो कैसा कोर्ट होगा? वो क्या क्या डिटरमाइन कर सकता है? वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है, डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है और वो सैटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकता है। वो ये भी देख सकता है कोर्ट की क्या डिक्री एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ये बार और लिमिटेशन भी डिटरमाइन कर सकता है। साथ ही साथ ये डिग्री को इंटरप्रेट कर सकता है, उसके प्रिसाइज टर्म को इंटरप्रेट कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो चाहे तो प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन का ऑर्डर करवा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है मैटर को, साथ ही साथ वो पुलिस हेल्प के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिक्री को एग्जामिन करते करते आप इतना बहाव में निकल गए कि आप उसको उसके मॉडिफिकेशन में बात करने लगे, या फिर आप ये डिसाइड करने लगे कि कोर्ट को इस बात का जुरिसडिक्शन था भी कि नहीं था, या केस मेरिट पे डिसाइड किया गया था कि नहीं किया गया था। ये सारी चीजें आप डिसाइड करने की आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर नहीं है। ये पावर आपको नहीं दी गई है। ठीक है, so basically the questions which are to be determined by the court are the questions regarding the execution, the discharge, the satisfaction of the decree, the bar or limitation, whether a person is a legal representative or not, जैसा कि section 47 सब clause 3 में दिया गया है। कहीं लिमिटेशन तो नहीं लगाया गया है। आप डिग्री को इंटरप्रेट कर सकते हो, उसके प्रिसाइज टर्म को आप डिफीट नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी पावर्स जो हैं, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर्स हैं। इसमें सेक्शन 47 का जो सबसेक्शन 2 था ना, उसको सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 को ओमिट किया गया है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से उसको ओमिट किया गया है। पहले क्या होता था? पहले जो क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट,
तो अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कोई भी क्वेश्चन को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको एक डीम्ड डिक्री की तरह ट्रीट किया जाता था, वो डिक्री की डेफिनेशन में आता था। लेकिन स्पेसिफिकली अमेंडमेंट एक्ट से इसको डिक्री की डेफिनेशन से हटाया गया है और अब कहा गया है ये एक डिक्री की कैटेगरी में नहीं आता है ये सारे क्वेश्चंस। और ये बेसिकली एक सूट और एक प्रोसीडिंग में क्योंकि होते हैं, ये कोई पर्टिकुलरली राइट्स को नहीं डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम डिक्री की डेफिनेशन में नहीं डाल रहे हैं। और क्योंकि ये डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो इसके अगेंस्ट पे अपील नहीं हो सकती है, इसीलिए ये किया गया है ताकि जो डिले है प्रोसीडिंग में उस पे रुकावट लगे, कोर्ट के प्रोसेस पे कम से कम रुकावट तो लगे, कहीं पे अंत तो हो, स्टे तो लगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन किसके बारे में बात करता है? एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पार्टीज के बारे में बात करता है। कौन होंगे पार्टीज? तो परचेजर ऑफ अ प्रॉपर्टी को भी पार्टी माना गया है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या पोजेशन से रिलेटेड है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड है, वो भी सैटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस का जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग ने एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है, सेक्शन 47 कवर कर लिया है। सेक्शन 42 हम लोग ने देखा कि यहाँ पे अटैचमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन, ट्रांसफर, पुलिस हेल्प का ऑर्डर कर सकता है कोर्ट चाहे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर सकता है, लिमिटेशन लगाई गई है। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करना, डिक्री की रेक्टिफाई करना, उसमें एरर्स निकालना या फिर डिक्री को मॉडिफाई करना, उसका जो एसेंस है डिक्री का वही चेंज कर देना, नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऐसा। आप डिक्री की वैलिडिटी को क्वेश्चन करने लगे, आप कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हो जिसके कारण डिक्री डिफेक्टिव बताई जा रही है, ऐसा बता रहे हो कि डिक्री ही डिफेक्टिव थी, या फिर ये डिसाइड कर रहे हो कि डिक्री फ्रॉड या सफिशिएंट मटेरियल फैक्ट से ऑब्टेन नहीं करी गई है, इसमें जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो सफिशिएंट नहीं थे, या फ्रॉडुलेंट नेचर की डिक्री है, या रेक्टिफिकेशन की बात करनी है, या वैलिडिटी ऑफ डिक्री की बात आप नहीं कर सकते हो, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे लगाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सेक्शन 46 जो बात करता है प्रिसेप्ट्स की। अब ये प्रिसेप्ट्स क्या है? देखिए, प्रिसेप्ट कोर्ट का एक कमांड मान लीजिए, या जुडिशियल डायरेक्शन मान लीजिए, या ऑर्डर मान लीजिए। ठीक है, ये कैसे करता है कोर्ट? ये फॉर्मल एप्लीकेशन दिया जाता है डिक्री होल्डर के द्वारा। डिक्री होल्डर अप्लाई करता है कोर्ट में कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर लिए किसकी? जजमेंट डेटर की। क्या कहता है डिक्री होल्डर? कहता है कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर लिए जजमेंट डेटर की। ऐसा कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर, कमांड जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को इशू करे, दूसरे कोर्ट को डायरेक्ट करे, वो कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, और कोई ऐसा कोर्ट जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, ये क्या होगा? ये प्रिसेप्ट होगा जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा अंडर 46 सेक्शन 46। और इसकी वैलिडिटी कितने टाइम की रहेगी? इसकी वैलिडिटी रहेगी 2 मंथ तक की, अनलेस इसको बढ़ाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, प्रिसेप्ट इज अ जुडिशियल डायरेक्शन ऑर्डर issued by the court who passed the decree and directed to the court who is competent to execute the decree and the property situated within the local limits of its jurisdiction, and such court is directed to attach the property, and it is done on the application of the decree holder and it is valid for 2 months। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो प्रीसेप्ट्स में आपको याद रखने, और ये आपको 6 से 8 नंबर दिलाने वाले हैं एग्जाम में। 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेक्शन 46 बात करता है, और ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की एक आप देखोगे स्टेप है, इसके द्वारा एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है, अटैच करवाई जा सकती है प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की। अब यहाँ पे हम लोग प्रिसेप्ट्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है गार्निशी ऑर्डर। तो गार्निशी से आप ये मत समझिएगा किसी का नाम है गार्निशी, नहीं। गार्निशी किसको कहा जाता है? गार्निशी होता है जजमेंट डेटर का डेटर। किसी जजमेंट डेटर के डेटर को क्या कहा जाता है? गार्निशी कहा जाता है। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? जुडिशियल ऑर्डर होता है, और इसमें कोर्ट क्या करता है? डायरेक्ट करता है गार्निशी को, जो जजमेंट डेटर का डेटर है, कि आप पैसा जजमेंट डेटर को देने के बजाय आप उसको डिक्री होल्डर को दो। अब हमको इसको एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं हम लोग। देखिए, मान के चलिए ए, बी और सी 3 पार्टीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए ने बी को 10,000 रुपए दिए हुए हैं।
ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपए दिए हुए, जो बी नहीं लौटा रहा है। ए सूट लेके आया, ए डिक्री होल्डर हो गया, ये जजमेंट डेटर हो गया। अब मान के चलो बी ने सी को 10,000 रुपए दिए हुए हैं ऑलरेडी, बी ने सी को। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बी क्या हो गया, यहाँ पे बी क्रेडिटर हो गया और सी क्या हो गया, डेटर हो गया। तो जजमेंट डेटर का डेटर कौन है, यहाँ पे सी है। जजमेंट डेटर का डेटर यहाँ पे कौन हुआ, सी हुआ। तो यहाँ पे कोर्ट ये डायरेक्ट करता है गार्निशी को कि गार्निशी कौन है, यहाँ पे गार्निशी सी है, सी इज द गार्निशी, जो जजमेंट डेटर का डेटर है। इसको ये कहा जाता है कि ये जो 10,000 रुपए है ना, ये 10,000 रुपए आप बी को मत दो और ये 10,000 रुपए आप डिक्री होल्डर को दो, ए को दो। ये कोर्ट का डायरेक्शन होता है। ये कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करता है। यहाँ पे कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन गार्निशी को जो है वो ओबे करना रहता है, जो भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जुडिशियल ऑर्डर होता है जहां पे जजमेंट डेटर के डेटर को ऑर्डर किया जाता है कि ये जो अमाउंट है, जो आपकी डेट है, जो जजमेंट डेटर है वो रियलाइज कर सकता है आपसे, वो आप उसको पैसे मत दो, आप ये पैसे डिक्री होल्डर को दो, क्योंकि ऐसा आपसे कोर्ट कह रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोविजन है रिगार्डिंग द नोटिस। रूल 46A यहाँ पे बात करता है आपके नोटिस की। ये जो नोटिस होता है गार्निशी को देना, ये मैंडेटरी होता है, और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, अगर ये फॉलो नहीं किया तो ये वॉइड होता है। यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग है, आप किसी भी मैटर में डिसाइड कर दे रहे हो या ऑर्डर पास कर दे रहे हो बिना अगर आप उसको नोटिस दिए, तो ये वॉइड होगा। और इस पे इलैबोरेट केस है सुरेंद्र नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें गार्निशी ऑर्डर की, तो यहाँ पे रूल्स जो है, रूल्स 46A से लेकर के 46I स्पेसिफिकली डील विद द गार्निशी ऑर्डर। तो यहाँ पे आई होप ये जो पॉइंट है ये आपका क्लियर हुआ हो। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में ये जरूर जरूर पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका गार्निशी ऑर्डर का, क्लियर हो गया। नोटिस गार्निशी को देना रहता है, ये मैंडेटरी है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मिस ये हो गया है कि ये डेट, किसी भी डेट पे ये गार्निशी ऑर्डर दिया जा सकता है ऑन एनी डेट, लेकिन ये मॉर्गेज या चार्ज पे नहीं दिया जा सकता है। कोई भी डेट है, कोई भी अमाउंट रियलाइज करना है रिलेटिंग टू डेट, कोई भी डेट है ऐसा, लेकिन वो मॉर्गेज या चार्ज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एग्जीक्यूशन की। ये दिया गया है स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब क्या वो मीन्स होंगे जिसके थ्रू कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाएगा, डिक्री का एग्जीक्यूशन उस मीन्स के थ्रू करवाया जाएगा। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, फिर दूसरा अटैचमेंट एंड सेल, थर्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन, फोर्थ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, फिफ्थ एनी अदर मैनर। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल, अरेस्ट कर लेना, डिटेंशन कर लेना जजमेंट डेटर का, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और कोई भी ऐसा मैनर जिसके थ्रू कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन करवा सके। तो यहाँ पे 51A B C D E ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेक्शन 51 सब क्लॉज ए जो है वो बात करता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। ये मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अटैचमेंट एंड सेल, इसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 60 से लेकर के 64 तक की, और इसमें ये बताया गया है कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच हो सकती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच नहीं हो सकती हैं। इसमें इलैबोरेट प्रोविजंस दिए गए। अरेस्ट एंड डिटेंशन, कई बार पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड जो मैटर होता है वहां पे आप शो कॉज करवाया जाएगा, शो कॉज नोटिस देगा आके जो जजमेंट डेटर है, वो सारी चीजें अभी हम लोग डील करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यहाँ ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि अपॉइंट करे रिसीवर को, ये इक्विटेबल एग्जीक्यूशन के लिए करवाया जाता है। कोई भी ऐसा मैनर जैसे कि पार्टीशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट, इन सारे मैनर्स में भी कोर्ट एग्जीक्यूशन करवा सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स का प्रोविजन रूल 32 में दिया गया है ऑर्डर 21 के। अरेस्ट एंड डिटेंशन पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये लीडिंग केस है जॉली वर्गीस का, और इसमें बताया गया है कि इसको सेक्शन 51 सब क्लॉज सी को सेक्शन 58 के साथ मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये लीडिंग केस है। इस पॉइंट पे किस तरह से जो भी गाइडलाइंस इशू करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी केस में करी गई रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द मोड ऑफ एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की, तो ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही के मींस में एग्जीक्यूशन हो सकता है। सेक्शन 51A रेड विथ रूल 31 ऑर्डर 21 का ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ये सीजर एंड डिलीवरी
जजमेंट डेटर का डिटेंशन, अटैचमेंट एंड सेल, अटैचमेंट प्लस डिटेंशन, इन चारों ही वेज से करवाया जा सकता है अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका अगर एग्जीक्यूशन कराना है। अगर कोई मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ऑर्डर 21 का रूल 35 से लेकर के 36 डील करता है। और इसी पॉइंट पे शमशुद्दीन वर्सेस अब्बास अली का केस है। तो शमशुद्दीन वर्सेस अब्बास अली का केस है एक्चुअल पोजेशन और सिंबॉलिक पोजेशन पे। तो ये जो है ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अब पोजेशन जो होता है, आप पोजेशन किसी भी डिक्री होल्डर को कैसे दिलवाओगे? रिमूवल करोगे, जजमेंट डेटर का रिमूवल करोगे उस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल पोजेशन हो जाएगा। अगर कोई सिंबॉलिक पोजेशन या फॉर्मल पोजेशन करवाना है तो किसी भी प्लेस पे वहां पे आप एक कॉपी लगा दोगे उस पर्टिकुलर डिक्री की या एग्जीक्यूशन की, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंबॉलिक फॉर्मल पोजेशन हो जाएगा ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अरेस्ट एंड डिटेंशन की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे सेक्शन 56 रेड विद सेक्शन 58, 51 सब क्लॉज सी रेड विद सेक्शन 58 नॉट 56। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि जजमेंट डेटर अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये डिले कर रहा है एग्जीक्यूशन को जानबूझ के, जैसे कि वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या लोकल लिमिट्स को छोड़ना चाह रहा है, कोर्ट की लोकल लिमिट को, या फिर ट्रांसफर कर रहा है, कंसील कर रहा है, या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। मान के चलो उसने प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बंटवारा कर दिया, पार्टीशन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, किसी और के नाम पे कर दे रहा है प्रॉपर्टी को, या प्रॉपर्टी को रिमूव कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जानबूझ के अगर ये डिले कर रहा है एग्जीक्यूशन को या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो फिर अरेस्ट ऑन डिटेंशन हो सकता है। साथ ही साथ जजमेंट डेटर के पास पैसा है, अमाउंट ऑफ डिक्री को पे करने का, सेटिस्फाई करने का पैसा है, उसके बाद भी वो विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है उसको। पॉइंट 3 बात करता है डिक्रीज फॉर सम टू विच जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी, यानी कि जब डिक्री पास करी गई थी जो जजमेंट डेटर की कैपेसिटी थी और वो जो अमाउंट उसको उस टाइम पे करना था, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी उसको एक्सीड ना करे, उतने ही अमाउंट के लिए, यहाँ पे सम अमाउंट से रिलेटेड है, उतने ही अमाउंट के लिए वो जो है एग्जीक्यूशन होगा और वही कैपेसिटी जो उसकी उस टाइम पे थी जब डिक्री पास करी गई थी वही प्रिज्यूम करी जाएगी इन द एग्जीक्यूशन ऑल्सो। अब ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नेचर का होता है। यहाँ पे जो है आप ये देखोगे कि ऑप्शन जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वली देनी चाहिए है। ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नेचर का होता है। अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन 58 की, सेक्शन 58 में ये दिया गया है अगर कोई मनी से रिलेटेड मैटर है और उसमें रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 5,000 से ज्यादा है तो उसका डिटेंशन कितना होगा, उसका डिटेंशन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स होगा। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। और अगर कोई अमाउंट है जो 2,000 और 5,000 के बीच में है तो उसका डिटेंशन नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स का होगा। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 58 में भी दिया गया है और ये सारे प्रोविजन हैं जो आपको डील करने हैं एज फार एज सेक्शन 51 सब क्लॉज सी इज कंसर्न। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे यहां तक कि जितने भी प्रोविजंस थे वो हम लोग ने कवर कर लिए हैं, चाहे वो मोड हम लोग ने देखा और चाहे हम लोग ने गार्निशी ऑर्डर, प्रिसेप्ट, ये सारी ही चीजें हम लोग ने बेसिकली कवर कर ली हैं एज फार एज द लेक्चर इज कंसर्न। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑर्डर 21 CPC डीलिंग विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स कंटेन्स हाउ मेनी रूल्स? A 100 rules, B 102 rules, C 103 rules, D 106 rules. Second question, largest order of CPC कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। Question number 3, where a court desires that its decree shall be executed by another court, it shall send to the other court A decree and certificate of non-satisfaction, B judgment and decree, C judgment and execution petition, D execution petition and certification of non-satisfaction. Fourth, where the execution is applied within dash years of decree, issuance of notice of application for execution of a decree to the judgment debtor is not necessary. यहाँ पे विद इन की बात करी गई, टाइम पीरियड ऑलरेडी हम लोगों ने डील किया हुआ है, A 2 years, B 4 years, C 3 years, D 5 years. Question number 5, under which provisions of CPC execution of decree for specific performance or restitution of conjugal rights or for an injunction has been provided? Rule 30, 31, 32, 34. Question number 6, a decree for restitution of conjugal rights can be executed under Order 21 by
A. Detention in civil prison. B. Either by detention in civil prison or attachment. C. Detention in civil prison and attachment of property. D. Attachment of property. यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. ऑर्डर का रूल कौन सा है ये जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा. अब अगर हम लोग बात करें मेंस के क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? कौन सा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगा? कोर्ट विच पास द डिग्री क्या होता है? साथ ही साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रिसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं. साथ ही साथ क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड, प्लस नॉट टू बी डिटरमाइंड. Along with that, modes of execution. ये मेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं और ये फुल मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपने प्रोविजंस लिख दिए और आपको नंबर मिल गया. ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ एग्जीक्यूशन की ये वाला जो पार्ट है हम लोग ने क्लियर करा है, और होपफुली जो भी प्रोविजंस बच रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो फिलहाल के लिए आई थिंक आई शुड टेक अ लीव. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. टेक केयर एंड गुड बाय.